हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आ गए हैं लेक्चर 16 पर। हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें बच्चों हम लोगों ने थ्योरी पढ़ डाली सारी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लिए। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए थे, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। आज बच्चों, आज से हम लोग एच सी वर्मा के क्वेश्चन लगाएंगे, एच सी वर्मा सर की बुक के क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, बच्चे पूछ रहे कि सारे क्वेश्चन क्यों नहीं लगवा रहे हो। देखो, सारे लगवा दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक टाइप से क्वेश्चन है, तो मैं उनमें कोई एक सेलेक्ट करके जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन लगवा देता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे खुद भी तो कुछ लगाओगे तभी तो प्रैक्टिस होगी। और मैं बच्चों गारंटी दे रहा हूँ कि जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लिया है आपने, प्लस किसी एक बुक के क्वेश्चन लगा लिए हैं। मैं प्रेफर हमेशा से कह रहा हूँ कि आप थ्योरी के लिए जितना बताया जा रहा है, नोट्स दिए जा रहे हैं, उसमें सब है। मतलब एनसीईआरटी, एच सी वर्मा सर की बुक, हेलिडे वॉकर, या जहाँ का भी मटेरियल मुझे अच्छा लगा कि इस टॉपिक के लिए यहाँ से अच्छा है, वो मैंने वहाँ पर लिखवा दिया है। ठीक है, वो आप पढ़ लो, उसमें कुछ छूटा नहीं। प्लस न्यूमेरिकल के लिए आप या तो एनसीईआरटी या एच सी वर्मा सर की बुक, या जो भी आपको सही लगे, कोई एक बुक आप जरूर प्रेफर करना। मेरे अकॉर्डिंग आप एच सी वर्मा सर की बुक पढ़ो, उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, आज से हम लोग एच सी वर्मा सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें भी बात है, एग्जाम्पल्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल आप खुद कर लोगे, कुछ मैंने लगवाए भी हैं जब मैं पढ़ा रहा था बीच बीच में, और ऑब्जेक्टिव्स भी आप कर लोगे क्योंकि उनके आंसर दे रखे हैं। आंसर तो सभी के दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स के भी दे रखे हैं, वो आंसर आप तुरंत निकाल लोगे। अब बात आती है शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं कुछ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और एक्सरसाइज में भी मैं बहुत से क्वेश्चन लगवा दूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक चीज़ करी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों के हिसाब से, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1 2 3 4, बुक में आप क्योंकि बुक भी पढ़ोगे तो ये ना कंफ्यूज हो कि भाई सर ने कौन सा क्वेश्चन लगवाया, इसलिए मैंने यहाँ पर बुक का क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया कि यहाँ पर 1 है, बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 है, रेस्ट एंड मोशन, आई थिंक उसमें एच सी वर्मा सर की बुक में, वो देख लेना जाके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से समझ लेते हैं। गैलीलियो वॉज पनिश्ड बाय द चर्च फॉर टीचिंग दैट द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट। हिज अपोनेंट्स हेल्ड द व्यू दैट द अर्थ इज स्टेशनरी एंड द सन मूव्स अराउंड इट। इफ द एब्सोल्यूट मोशन हैज नो मीनिंग, आर द टू व्यू पॉइंट्स नॉट इक्वली करेक्ट और इक्वली रॉन्ग। क्वेश्चन समझ गए बच्चों क्या कह रहा है। देखो, हम लोग जब मोशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कोई भी मोशन परफेक्टली एब्सोल्यूट नहीं होता है, मतलब रिलेटिव मोशंस होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अर्थ पे हो तो अर्थ रुकी हुई है, वो तभी तक सीमित है जब तक आप एक छोटे लेवल पे देख रहे हो। आप स्पेस से जाके देखोगे तो अर्थ भी रोटेट कर रही है, यानी हर चीज़ कोई ना कोई मोशन कर रही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि गैलीलियो ने क्या बताया, गैलीलियो, निकोलस कॉपरनिकस भी थे, उनसे पहले क्या लोग मानते थे, ये एक अलग अलग जो फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि भैया अर्थ स्टेशनरी है और सन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। अच्छा, ये मानते भी कैसे ना, तब उस जमाने में ना तो टेलीस्कोप थे ना रॉकेट थे कि आप जाके बाहर से देख लो, कुछ ऐसा पता कर लो। तो क्या होता था, वो जब देखते थे आप अर्थ से कि भैया सन एक साइड से निकल रहा है, घूम के दूसरी साइड पे डूबा जा रहा है, तो तुमको तो नॉर्मली यही लगेगा ना कि भैया सन अर्थ के चक्कर लगा रहा है, और वही वो भी मानते थे। लेकिन गैलीलियो ने क्या इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि भैया जो सन है वो सेंटर में, अर्थ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही। जब इन्होंने ऐसा करा था तो इनको सजा भी दी गई थी। बात समझ रहे हो, सच बताने की सजा, क्योंकि तब लोगों के लिए सच कुछ और था और उससे बहुत से रिलीजियस बिलीफ भी जुड़े हुए थे। ठीक, तो इन्होंने जब ये बताया तो इनको सजा दी गई। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर एब्सोल्यूट मोशन का कोई मतलब ही नहीं है कि कौन किसके चक्कर लगा रहे, इससे क्या मतलब, जब हम अगर सन को सेंटर में रखें तो ये लगेगा अर्थ चक्कर लगा रही है, और रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अर्थ को सेंटर में रखे तो सन चक्कर लगा रहे, उसके तो दोनों ही एक ही बात है। बात समझ रहे हो कि नहीं, रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक को रखो तो उसके वो चक्कर लगा रहा है, किसी एक को कंसीडर करो तो उसके चक्कर लगा रहा है, रिलेटिव मोशन पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये बात सही होगी अगर हम कह दें कि रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सेम बातें? तो आंसर है बच्चों यस, करेक्ट है ये बातें। अगर हम
दोनों को एक जैसा, मतलब अगर हम रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो दोनों ही सेम बातें हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट, एक सन है एक अर्थ है। एक केस में आपको लग रहा है, आपने एब्सोल्यूट बात खोज रखी कि भैया अर्थ चक्कर लगा रही है, और एक केस में आपको क्या दिख रहा है कि सन चक्कर लगा रहा है, लेकिन दोनों में ही एक बॉडी दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, यही तो दिख रहा है कि नहीं। तो रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन एक्चुअली में जो होता है वो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, द 2 पॉइंट्स आर इक्वली करेक्ट, नॉट इक्वली करेक्ट नहीं, इक्वली करेक्ट, ठीक है। देख लो इसको। अच्छा, इसको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, यहाँ पर भी दिख जाएगा, और इसका आंसर मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ। जो ना बता रहा हूँ वो आप खुद करना जाके, कुछ क्वेश्चन में छुड़वा भी दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह ये रहा है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, its average velocity, its instantaneous velocity and its speed are all equal. Comment on this statement. ये बुक में भी क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बच्चों हम लोग याद करो, जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, इस बात पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि ये बात ध्यान रखना कि भैया जब मोशन ऐसा हो रहा हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो भी सेम है, यही तो बात होती है कि एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड पे चल रहा है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब भैया यही तो होगा कि एवरेज वेलोसिटी, अच्छा ये बताओ क्या बताती है एवरेज वेलोसिटी, यही तो बताती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन या ड्यूरिंग सम ड्यूरेशन उसकी वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कितनी है, यही तो बताती है उसकी वेलोसिटी कितनी है ड्यूरिंग सम ड्यूरेशन। तो जब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है तो भाई हर एक पॉइंट पे सेम होगी, चाहे आप 2 सेकंड इंटरवल ले लो, 4 सेकंड इंटरवल ले लो, 4 घंटे इंटरवल ले लो, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी ही, सेम होगी अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों कि किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, तो ये भी आपकी कांस्टेंट होगी, होगी कि नहीं, ये भी नहीं बदलेगी। प्लस स्पीड, स्पीड बच्चों याद होगा स्पीड क्या होती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिर्फ स्पीड बोलते हैं, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब जिस डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लें, जैसे मैं कह दूँ 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, तो यहाँ जो 25 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है, स्पीड ही तो है, नॉर्थ होगी डायरेक्शन, दोनों को मिला दोगे तो वेलोसिटी होगी, तो वहाँ पर स्पीड भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। और उस केस में जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ये आपको पता भी था। देख लो इसको, ये सब बच्चों आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में ये सब भी कांस्टेंट होगा और इन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर। देख लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बस क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज टूवर्ड्स वेस्ट एट एन इंस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, नॉट टूवर्ड्स ईस्ट, नॉट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉट टूवर्ड्स साउथ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बुक में। ये बच्चों आपको अगर थोड़ा सा भी प्रोजेक्टाइल मोशन याद हो तो आपके दिमाग में अभी इसका आंसर आ गया होगा कि ऐसा टाइप का मोशन हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखता है। कह दोगे सर कैसे, अभी बता रहा हूँ मैं। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो सबसे सिंपल क्या है कि भैया अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, जैसे मैंने ये वाला प्लेन दिखाया था तब मैं ऐसे लिख देता था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही तो। लेकिन जब ग्राउंड पे हो आप, जैसे मैं इधर हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और मेरे पीछे नॉर्थ है, और आपकी तरफ अगर मैं आऊँ तो वो साउथ है। यानी कि अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ग्राउंड पे बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, होगा कि नहीं होगा। ये ईस्ट इधर की तरफ, वेस्ट इधर की तरफ, नॉर्थ मेरे पीछे और साउथ आपकी तरफ, ठीक है। और ये ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं बोल दूंगा अप, और ये क्या हो गया, डाउन। बात समझे, ये ऊपर अप नीचे डाउन। अब अगर कोई बंदा यहां पर खड़ा है, ठीक है, और ये एक बॉल को फेंके, प्रोजेक्टाइल मोशन दे,
ऐसे किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो एक चीज़ ध्यान दो, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे याद होगा आपको वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल होती है, और वो किस डायरेक्शन में होगी, देखो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट, किसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन वेस्ट होगी। लेकिन इसके इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होगा g, और वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो ना तो एक्सेलरेशन नॉर्थ में है, साउथ में है, ना ही ईस्ट में है, ना ही वेस्ट में, वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस फिगर को देख कर कंफ्यूज मत हो जाना, बात समझो, ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो साउथ है, मेरे पीछे नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, बात समझो, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन है। उस केस में यहाँ इस पॉइंट पर जी नीचे की तरफ है लेकिन वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है। तो इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, देखा। समझ गए क्वेश्चन, सिंपल था ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट याद होगा तो तुरंत आंसर दे ले जाओगे। फिर क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। एट विच पॉइंट ऑन इट्स पाथ अ प्रोजेक्टाइल हैज़ द स्मॉलेस्ट स्पीड। ये भी आपको ध्यान आ रहा होगा, जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो याद करो, प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसे पैराबोलिक लेते थे, याद करो, लेते थे कि नहीं लेते थे। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होती थी, मान लो u0 है, इसके दो कंपोनेंट होते थे, एक u0x और एक u0y, और मैंने बताया था ऐसे ही हर एक पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट, मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है तो इसका एक vx कंपोनेंट होगा, एक vy कंपोनेंट होगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हमेशा वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाती है, सिर्फ एक वेलोसिटी रह जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो बाकी हर पॉइंट पे क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे देखो एक ही कंपोनेंट रह गया, वेलोसिटी कम हो गई, बात समझ रहे। तो एट हाईएस्ट पॉइंट अब वेलोसिटी मिनिमम है, यानी कि इसका स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो भी मिनिमम होगा। एट हाईएस्ट पॉइंट स्पीड इज स्मॉलेस्ट, ये इसका आंसर हो गया, बात समझ गए। इसको भी देख लो। देखो ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिस है, कॉन्सेप्ट आता होगा तुरंत आंसर दे दोगे। ये क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कैसे है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स, जो अभी हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, वो लगाएंगे। और इसको बच्चों मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। पहला है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब जिसमें हम थोड़ी मैथमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन सब अप्लाई करेंगे। ठीक, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। एनालिटिकल मेथड करेंगे पहले। कह दोगे सर दो मेथड से बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो अगर यही पर्पस होता मेरा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने हैं तो मैं तुरंत आंसर बता देता इसका। मेरा पर्पस है कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मैं दो मेथड इसमें बताता हूँ, आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से मतलब अभी वो रुके हुए, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, एंड मूव फॉर इक्वल टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में वो चल रहे हैं और इक्वल टाइम ले रहे हैं। द पार्टिकल ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। भैया जो पार्टिकल ए है उसका पहले हाफ में, मान लो 2 सेकंड का मोशन है टोटल, तो उसमें फर्स्ट सेकंड में उनका एक्सेलरेशन पार्टिकल ए का कितना है, ए, एंड एक्स 2a फॉर द सेकेंड हाफ, और सेकेंड हाफ में जो एक्सेलरेशन है यानी बाद वाले 1 सेकेंड में जो एक्सेलरेशन वो है 2a। द पार्टिकल b हैज एन एक्सेलरेशन 2a फॉर द फर्स्ट हाफ एंड a फॉर द सेकेंड हाफ, विच पार्टिकल हैज कवर्ड लार्जर डिस्टेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक लंबा तरीका है जो कि हम लोग अभी करेंगे, और एक सेकेंड मेथड है जो कि तुरंत आंसर दे देगा। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन का, मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसकी एक इमेज दिमाग में ज़रूर बना लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिजिकल इमेज क्या है। देखो बच्चों एक चीज़ होती है, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है जिसके बारे में हम और जानेंगे, मतलब ये जो काइनेमैटिक्स मोशन है, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को। क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि भैया एक पार्टिकल ए है,
वो मान लेते हैं किसी पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करता है और इसकी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। वो कुछ टाइम तक चलता है, कुछ टाइम तक चलता है और वो किसी पॉइंट 1 पे पहुंचता है, उस पर इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं u1, ठीक है। और ये जो टाइम है हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब जो जर्नी की टोटल ड्यूरेशन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड कब, देखो बच्चों यहाँ टाइम तो दे नहीं रखा, बस ये कह दिया गया फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो अगर हम 2 सेकेंड मान लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन में आप टी भी मान सकते हो, एक में लोगे t/2, दूसरे में भी t/2 ले लोगे, उससे अच्छा है कि हम 2 सेकेंड मान लें, तो फर्स्ट हाफ हो गया 1 सेकेंड, सेकेंड हाफ भी हो गया 1 सेकेंड, ये आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बस आंसर देना है कि कौन ज़्यादा चल रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना चल रहा है, बात समझ गए कि नहीं। तो देखो ए था पार्टिकल, वो स्टार्ट करा 0 से, पहुंच गया 1 पे, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। इस जर्नी के लिए ये जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ इसमें इसका एक्सेलरेशन कितना है a, ये देखो दे रखा है a हैज़ एन एक्सेलरेशन a फॉर द फर्स्ट हाफ, और टाइम कितना होगा इसके लिए, इस पूरी जर्नी के लिए 0 से 1 सेकेंड होगा कि नहीं, क्योंकि आधी जर्नी हुई है। अब क्या होता है जब वो 1 पे पहुंच रहा है यानी आधी जर्नी कर लिए, तो बाकी की जर्नी में वो क्या करता है, 1 से 2 जाने में एक्सेलरेशन कर लेता है 2a, एक्सेलरेशन कितना करता है 2a, और टाइम उसको टाइम अभी भी 1 सेकेंड लग रहा है, देखो एक टोटल 2 सेकेंड हो गया, 0 से 1 में 1 सेकेंड, 1 से 2 में 2 सेकेंड, तो 2 हाफ ऑफ जर्नी हो गए, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ये समझ गए कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये जो पूरी दूरी है x02, मान लेते हैं x जो है इस डायरेक्शन में x है, तो ये x02 मतलब 0 से 2 जाने में a के लिए ये है डिस्टेंस इन x डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन, बात समझे कि नहीं। पूछ रहा है भैया कि ये जो डिस्टेंस है x02 वो a के केस में ज़्यादा होगी कि b के केस में। b में क्या हो रहा है वो मैं पहले अभी समझा देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि भैया 0 से 1 में उसका एक्सेलरेशन जस्ट इसका उल्टा सिनारियो हो गया। 0 से 1 में यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी में उसका एक्सेलरेशन 2a है और सेकेंड हाफ ऑफ अ जर्नी में एक्सेलरेशन a हो गया है। देखो द पार्टिकल b हैज़ एन एक्सेलरेशन 2a फॉर द फर्स्ट हाफ एंड a फॉर द सेकेंड हाफ। तो उसमें भी हमको x02 लेकिन b के लिए निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम x02a निकाल लेते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल a इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट 0 to 2। बात समझ गया। अब इसमें हम लोग कुछ इक्वेशंस लगाएंगे, कैसे, पहले हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं मोशन को, 0 से 1 और 1 से 2। तो इसको देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ इसको। देख लिया, पहले क्या लिखेंगे, फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए के लिए फ्रॉम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस जर्नी को, 0 to 1 जाने में क्या क्या होगा भैया, 0 to 1 जाने में एक्सेलरेशन, पहले सारे पैरामीटर लिख लो, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है a, टाइम कितना है, टाइम इस जर्नी में कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है u0 जिसकी वैल्यू है 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x01, भाई 0 से 1 वाली जर्नी की बात हो रही है ना, x01 ऑफ a यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल a फ्रॉम 0 to 1, ये हमें निकालनी है। अब बच्चों याद करो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या कहते थे, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यही तो लगाते थे कि नहीं लगाते थे। यहाँ पर पार्टिकल a के हिसाब से सारी वैल्यू रख दो, तो x हो जाएगा x01a इज इक्वल टू ut क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी u0t प्लस हाफ at², और इसमें सारी वैल्यू रख दो बच्चों, यहाँ से जो वैल्यू आई है भाई क्या है, u0 हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन a ही है, और टाइम कितना है, टाइम है 1 का स्क्वायर,
तो बच्चों ये देखो क्या आ जाएगा, x 0 1 की वैल्यू क्या आ गई 0 1 a, यानी 0 से 1 जाने में जो a दूरी चलेगा वो हो गई a/2। ये हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो हमें 0 से 1 के बीच की दूरी पता चल गई फर्स्ट हाफ की। अब सेकेंड हाफ की भी हमको डिस्टेंस चाहिए कि कितनी दूरी चलेगा, लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है। पॉइंट ये आता है बच्चों कि जब वो पहला हाफ चल रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, तो वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, लेकिन सेकेंड हाफ में उसकी 1 पॉइंट पे एक वेलोसिटी है जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, सेकेंड जर्नी की। बात समझो, पहले वो रेस्ट से स्टार्ट करा, चल रहा है, पॉइंट 1 से पार होके 2 तक जा रहा है। अब पॉइंट 1 पे ऐसा तो है नहीं कि वो रेस्ट में है, यानी इसकी कुछ वेलोसिटी। तो इस जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी है, 0 से 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है पॉइंट 1 पे, वो इस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी 1 से 2 की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? कह दो कि बिल्कुल हो जाएगी। तो हम लोग पहले u1 को निकाल लेते हैं। u1 को कैसे निकालेंगे? फॉर u1 मीन्स फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, u1 इज इक्वल टू u0 प्लस at। याद आ रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। फाइनल वेलोसिटी होगी u1, इनिशियल वेलोसिटी होगी u0 प्लस at। अब u1 आपको पता करना है, u0 है आपका 0 प्लस एक्सेलरेशन तो a ही है और टाइम है 1, तो u1 की वैल्यू आ जाएगी a। ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कह दोगे हाँ सर आ जाएगी। इसको भी ब्रैकेट में कर लो, ये सब यूज आएंगे आपकी क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 1 पता चल गई। अब हमें दूसरी जर्नी को एनालाइज करना है। पहले इसको देख लो, फिर दूसरी जर्नी को देखते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 to 2। देख लिया। अब क्या है, फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 जा रहे हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, जब 1 से 2 जा रहे हैं हम, तो जो एक्सेलरेशन है, पहले तो एक्सेलरेशन ही लिख लो, वो 2a हो गया, वो डबल हो गया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा, क्योंकि जो पहले वाली जर्नी की फाइनल वेलोसिटी है वो बाद वाली जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u1, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करी a है। टाइम आपका टोटल जर्नी में लग रहा है 1 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड हाफ है। ठीक है, और तो कुछ हमें पता नहीं, बस इतना ही पता। हमें निकालना क्या है, x 1 से 2 फॉर a, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल a मूविंग फ्रॉम 1 to 2। तो फिर यहाँ पर वही इक्वेशन लगा देंगे, x 1 to a इज इक्वल टू ut यानी कि u1t, यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है, प्लस हाफ at स्क्वायर। at यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन डबल हो गया है, जो कि है 2a है। अब सबकी वैल्यू रख दो, u1 की वैल्यू a हो जाएगी, टाइम हो गया 1 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू 2a इंटू 1 स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, a प्लस a। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, x1 to a की वैल्यू आ जाएगी 2a। ये आ गई कि नहीं? अब ये बताओ, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई या कवर्ड बाई a, ठीक, a के द्वारा, वो कितनी हो जाएगी, x 0 से 2 a, जो कि होगी फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में जो डिस्टेंस चली 0 से 1a प्लस x 1 से 2a। यही तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। यहाँ जो दूरी चली प्लस ये जो दूरी चली, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, कर देंगे कि नहीं? तो x 0 से 1a कितना आया है, a/2, और x 1 to 2a कितना आया है, 2a। तो इन सब की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये आया है हमारा a/2 और ये आया है 2a। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 2 2 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 5a/2। ये आ गई x 0 से 2a, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल a।
ये आपको मिल गई। अब जब ये मिल गया है तो सब काम खत्म हो गया, क्योंकि अब आपको पार्टिकल बी के लिए यही वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसेस बच्चों हम लोग फॉलो करने वाले हैं, बस क्या है, पार्टिकल बी के लिए। पहले इसको शुरुआत से देख लो। पार्टिकल ए के लिए हमने निकाल लिया है, निकाल लिया। अब बच्चों करेंगे क्या, फॉर पार्टिकल बी, पहले तो सिनारियो ड्रॉ करेंगे। फॉर पार्टिकल बी के लिए। अब बच्चों पार्टिकल बी के लिए क्या कह रहा है कि भैया पार्टिकल बी जो है वो 0 से 1 तक की जो जर्नी है, यानी जो फर्स्ट हाफ जो जर्नी है, उसमें उसका एक्सेलरेशन है 2a और टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। यही तो कह रहा है, क्योंकि हमने 2 सेकेंड माना है और एक्सेलरेशन पहले ही उसका 2a है और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो वो 0 होगी। और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो u1 मान लेते हैं, जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो गई। यहाँ से क्या हुआ कि जब 1 से 2 जा रहा है तो अब फिर से चेंज हुआ, उसका एक्सेलरेशन हो गया a और टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, क्योंकि टोटल जर्नी 2 सेकेंड की है। अब यहाँ पर भी वही सब करना है हमको। क्या करना है, ये पार्टिकल बी के लिए था ये सब कुछ। पहले फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी, सो फ्रॉम 0 to 1 के लिए एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन है 2a, है कि नहीं है। टाइम कितना लग रहा है इस जर्नी में, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u0 कितनी है, 0 है। अब फिर यहाँ पर वही लगा देंगे, x = ut + ½ a t²। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करते हैं। x 0 से 1, लेकिन अब ये किसके लिए निकाल लें, b के लिए निकाल लें। x 0 से 1 b = u0 t + ½ a यानी कि एक्सेलरेशन, जो कि इस केस में 2a हो गया है, 2a t²। यही तो बच्चों। और टाइम कितना ले लेंगे, 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लो, x 0 से 1 b = u0 हो गया 0 + ½ × 2a इंटू टी की जगह 1 लेंगे, 1², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x 0 से 1 b जो ट्रेवल करेगा वो आ जाएगा a। ये वैल्यू आ गई बच्चों, एक वैल्यू तो आपको पता चल गई। अब उसी तरीके से हमें एक काम और करना है कि भैया दूसरी वाली जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 थी, स्टार्ट ही रेस्ट से करा था। लेकिन 1 पे एक वेलोसिटी है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे अभी पहले करा था हम लोगों ने, क्योंकि सेकंड वाली जर्नी के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी निकाली। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u1 = u0 + at यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लेकिन पहली जर्नी में कितना एक्सेलरेशन है, 2a इंटू टाइम। यही तो u1 = ये u0 हो गया 0 + 2a इंटू टाइम हो गया 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, u1 की भी वैल्यू पता चल गई। u1 यहाँ लिखा दे रहा हूँ मैं, u1 = 2a, जैसे पहले करा था वैसे यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। तो x 0 1 b पता चल गया और u1 पता चल गया। फर्स्ट हाफ से हमको इतनी डिटेल पता चल गई। इसको देख लो, फिर सेकेंड हाफ पे जाते हैं, यानी 1 to 2 जाते हैं। देख लिया। अब क्या है, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2। अब 1 to 2 में फिर से हम इक्वेशन लगा देंगे, कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम 1 to 2 u1 कितनी हम लोगों ने निकाली है, u1 अभी हम लोगों ने सॉल्व करी, u1 आ गई है 2a। कितनी आ गई, 2a इनिशियल वेलोसिटी जो है। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन अब इस वाली जर्नी में एक्सेलरेशन हो गया है a। एक्सेलरेशन कितना हो गया है, a, ये हो गया a। टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकेंड। अब फिर से वही लगा दो इक्वेशन, x 1 to 2 फॉर b, ये कितना हो जाएगा, u1 × t + ½ अब एक्सेलरेशन a है इंटू t², सबकी वैल्यू रख दो। तो u1 की वैल्यू हो जाएगी 2a, यही तो। टाइम हो गया आपका 1 + ½ a × 1²। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो 2a + a/2, ये 5a/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ये आ गई आपकी एक वैल्यू। अब यहाँ पर जैसे हमने a के लिए करा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी, बाई बी।
तो क्या हो जाएगी, x 0 से 2 बाई बी इज इक्वल टू x 0 से 1 बाई बी प्लस x 1 to 2 बाई बी। यही तो होगा कि नहीं होगा, जैसे पहले कर रहे थे। तो हम लोगों को x 0 से 1 b पता है a, तो इसकी वैल्यू रख दो a, और x 1 to 2 कितना निकाला है 5a बाई 2। जब ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे पूरा वैल्यू पुट करके तो ये आ जाएगा 7a बाई 2। ये आ गई x 0 to b। तो टोटल डिस्टेंस b के द्वारा भी आ गई और a के द्वारा जितनी चली थी वो भी आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, टोटल डिस्टेंस a ने कितनी चली है 5a बाई 2, लेकिन b ने कितनी चली है, b ने चली है 7a बाई 2। देखो ज़्यादा है कि नहीं, 7 बाई 2 कितना हो गया 3.5 और 5 बाई 2 कितना हो गया 2.5, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x 0 to b इज़ ग्रेटर देन x 0 to a। आंसर यानी डिस्टेंस, आंसर आप कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल b इज मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल a। बात समझ गए। कह दोगे सर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना बड़ा आंसर क्यों है? बच्चों बड़ा है नहीं ये आंसर क्योंकि जिस माइंडसेट से क्वेश्चन लिखा गया है उससे हमने सॉल्व ही नहीं करा। हमें इसको सॉल्व करना चाहिए था कायदे से ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में तुरंत आंसर बता दूंगा, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा। पहले एनालिटिकल मेथड देख लो, शुरू से देख लो। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था ये? अब टाइम 2 सेकेंड क्यों माना है समझ में आ रहा है, वरना हर जगह फिर टी भी लिखना पड़ता, तो उसको बचाने के लिए मैंने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले लिया। ये देखा कि नहीं? अब बच्चों मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये क्वेश्चन उसी पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एच सी वर्मा सर ने ये जो क्वेश्चन लिखा है वो यही सोच के लिखा होगा कि बच्चे ये सब नहीं करेंगे, बच्चों को दिमाग लगाना चाहिए कि हम इसका आंसर झट से कैसे दे दें, जल्दी से कैसे दे दें। तो जल्दी से आंसर देने के लिए बच्चों आपको ग्राफिकल मेथड पे जाना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड आपको याद आ रहा होगा, हम लोग क्या करते थे ग्राफिकल मेथड में लेकिन सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि कंडीशन के हिसाब से आप ग्राफ बनाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप बनाने लगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक बनता है, देखा है आपने, तो उससे आप कुछ नहीं पता लगा पाओगे। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में फॉर पार्टिकल ए, पहले मैं ए के लिए ड्रॉ करूंगा फॉर पार्टिकल ए, और यहां पर दो जर्नी हो रही है 0 to 1 एक्सेलरेशन कितना है a, और 1 to 2 एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 2a, और हमने टाइम कितना मान लिया था, टाइम टोटल मान लिया था 2 सेकेंड, माना था कि नहीं माना था। इसके लिए हम बच्चों एक काम करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी टाइम कह दोगे सर वेलोसिटी से तो रिलेटेड कुछ पूछा नहीं है, अभी पता चल जाएगा क्यों वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। आपको पता होगा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, कह दोगे सर बिल्कुल होती है। और यहाँ पर मैं टाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, एक हो गया 0 से 1 यानी 1 सेकेंड हो गया, और एक हो गया 2 सेकेंड, हो गया कि नहीं। तो 0 से 1 में एक्सेलरेशन ए है ए का मतलब dv बाई dt, यानी इस पर्टिकुलर लाइन का कुछ स्लोप होगा, हमें उससे अभी मतलब नहीं है। हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 0 से 1, बिल्कुल ड्रॉ कर दी, ये आगे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्सेलरेशन जो दिखाएगा a इज इक्वल टू dv बाई dt, कह दोगे सर बिल्कुल दिखाएगा। 0 से 1 तक की जर्नी हमने दिखा दी। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब 1 से 2 में डबल एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो इस लाइन का स्लोप है, जितना एंगल बता रही है वही हमें एक्सेलरेशन देता है। tan थीटा ही तो एक्सेलरेशन होता है किसी पॉइंट। अब 1 से 2 में देखो बच्चों क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन डबल हुआ जा रहा है, यानी ये जो भी वैल्यू है इसका स्लोप है इसका जस्ट डबल बन जाना चाहिए, यानी इसका इंक्लाइनेशन क्या होगा, डबल हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों ग्राफ 1 से 2 का, क्या हो गया 1 से, ये 0.2 यहाँ पर लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया a, ये हो गया 2a, और ये हो गया 0 से 1, 1 से 2। तो ये देखो दोनों ग्राफ बन गए, ये 0 से 1 तक की जर्नी का ये है ग्राफ, और 1 से 2 का देखो ये एक्सेलरेशन अगर a है तो ये एक्सेलरेशन होगा 2 है, क्योंकि इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप देखो, ये जस्ट आपको डबल, इसका एंगल ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, बात समझे कि नहीं। तो एरिया अंडर द कर्व,
x02 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, आपको याद होगा x02 की वैल्यू होगी ये जो 0 से 1, 1 से 2, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया जो होगा यही हमें वैल्यू दे देगा। एरिया अंडर वीटी कर्व, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ एरिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मीटर आ जाएगी, यानी डिस्टेंस की यूनिट आ रही है। तो 0 से 1 और 1 से 2 के बीच का नीचे का जो एरिया निकालेंगे पूरा, इस शेप का जो एरिया निकालेंगे हम, ये हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to 2। बात समझ गए कि नहीं? अब उसी तरह अगर मैं फॉर बी बनाऊँ, फॉर बी पार्टिकल बी के लिए, वहां पर कहानी उल्टी हुई जा रही। क्या हुआ जा रहा है, 0 to 1 में, 0 to 1 जो है उसमें एक्सेलरेशन है 2a, और 1 to 2 में क्या है, एक्सेलरेशन है a। टाइम इसमें भी हमने टोटल 2 सेकेंड मान लिया। तो इसमें भी बच्चों हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। ड्रॉ करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो टी वी, ये 0, ये 1 और ये 2। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, 0 से 1 में ही 2a है एक्सेलरेशन, तो इसको मैं पहले एक ज़्यादा स्लोप करके ऐसे बना देता हूँ। कह दोगे हाँ सर ठीक है, 0 से 1 आ गया, 2a एक्सेलरेशन ये दिखा रहा है, इसका जो स्लोप है यानी ये जो एंगल है उसका tan, यही तो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन 1 से 2 में एक्सेलरेशन आधा हो गया, यानी कि ये जो एंगल है इंक्लाइनेशन ये आधा हो जाना चाहिए, इसका स्लोप कम हो जाना चाहिए। तो ये लगभग कैसे है, ऐसे दिखा दो। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हो गया कि नहीं? अब इसका कर्व देखो, ये स्लोप ज़्यादा है ये कम है, तो ये 2a है तो ये a हो जाएगा। यहाँ पर ये a था तो ये 2 है। अब कोई भी बच्चा अगर ध्यान से समझ रहा होगा तो देखो इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व, इस केस में वो इससे ज़्यादा होगा कि नहीं? एक तो ये एरिया हो गया और एक ये वाला एरिया हो गया। ये देखो ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंडर एरिया ज़्यादा आ रहा है, इसके अंडर कम आ रहा है, ये देखने में ही पता चल जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता बस देख के ही बता देता भैया इसमें एरिया ज़्यादा है, क्योंकि नीचे टाइम एक्सिस पे 1 और 2 सेकेंड है, इस पर 2a और a ले लिया है, दोनों ही क्वांटिटी तो सेम ही है ना, a 2a 1 और 2। बात समझे? तो उसको देख के पता चल जाएगा कि भैया एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व अगर हमें वैल्यू दे रहा है डिस्टेंस की, तो इस केस में जो एरिया है जिसकी वैल्यू x02b होगी वो क्या होगा, ग्रेटर देन x02a। तो हम यहाँ से कह देंगे x02b इज ग्रेटर देन x02a। हमें उतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ग्राफिकल सोल्यूशन से तुरंत आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? इंटरेस्टिंग है। और पता है क्या, जब आप इसको अपने आप सॉल्व कर रहे होगे तब आप ये सब थोड़ा लिखोगे, मैं तो आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। आप तो बस ऐसे तुरंत ड्रॉ करोगे, देखोगे अरे हाँ इसका तो कम एरिया, इसका ज़्यादा है, यानी कि डिस्टेंस ये ज़्यादा चलेगा। देखा कितना इंटरेस्टिंग था। देखो यही सब समझाने के लिए बच्चों इतना सब करा जाता है। पता है क्यों? चाहता तो मैं आंसर तुरंत बता देता इसका वैसे करके, लेकिन पॉइंट ये है कि फिर शॉर्ट क्वेश्चन लगाने का मतलब ख़त्म हो जाएगा। आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ। और जितना मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, इतना पढ़ लिया अगर, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कंपटीशन की तैयारी नहीं होगी। बस करना यही है। मैं 3 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उसमें एक स्टेप हटा देना, बाकी 2 स्टेप उनको भी करने। क्या कि अगर फिजिक्स समझनी है और इस लेवल की समझनी है कि कंपटीशन भी क्लियर हो जाए, तो क्या करना है, पहले तो जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, जैसे कि मान लो यहीं से पढ़ रहे हो तो यहाँ के नोट्स, कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहाँ के नोट्स। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी पढ़ो। दूसरा, किसी एक स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन लगा डालो, और ये क्वेश्चन ऐसा मत सोचना कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे तो मैं लगाऊंगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, चाहे वो HC वर्मा सर की बुक हो, चाहे वो NCERT हो या कोई भी बुक हो। ठीक है, XYZ। थर्ड स्टेप अब ये उनके लिए है जिनको IIT JEE या नीट का एग्ज़ाम देना है। देखो मैं इन एग्ज़ाम्स के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा पॉइंट बस इतना है कि सिर्फ इसके लिए पढ़ाई ना करी जाए। और मैं इस जो एक थ्योरी बोली जाती है, फिलॉसफी है कि भैया फिजिक्स जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ी जाती है वो अलग है और बाकी फिजिक्स अलग है। एक बात बताओ, एग्ज़ाम में क्या न्यूटन के 4 लॉ पूछे जाएंगे तुमसे? वो सब सेम ही है। बस क्या करना है, जब आपको ऐसे एग्ज़ाम्स देने हैं तो पहले तो अब नॉर्मल फिजिक्स पढ़ते रहो, मतलब 1-1.5 साल 11th में हो तो 1-1.5 साल का टाइम आपको मिल जाएगा।
लास्ट के 6 महीने जब आपका IIT JEE या नीट का एग्जाम हो, उससे 6th मंथ पहले आप क्या करो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं 40-45 साल के जितने भी मिल जाए आपको, वो आप लगाना सॉल्व कर दो, ठीक है, मतलब चालू कर दो, उनको जितना हो सके सॉल्व करो, बस हो गई तैयारी आपकी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे। एक स्टैंडर्ड बुक आप सॉल्व कर चुके हो, अब बचा क्या है, इनके क्वेश्चन लगाने बाकी हैं, जस्ट फॉर हैविंग द कॉन्फिडेंस कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाऊंगा, और वो कॉन्फिडेंस मैं आपको यहाँ पर भी दे दूंगा। अब उससे मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चन IIT JEE और नीट के भी सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि ऐसा तो नहीं है सर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बताए हैं जो IIT JEE और नीट में आ जाए और हम सॉल्व ना कर पाए। बच्चों सब बताया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, इवन ज़्यादा बताया जा रहा है। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर ज़्यादा बताए दे रहे हो आप, इतने ज़रूरत नहीं है हमको, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कॉन्सेप्ट के लिए सब अच्छा है, तुम समझ जाओ बस, बहुत बातें होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इट इज आइदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो मेरा आंसर होगा नो। सिर्फ स्पीड बढ़ना और घटना हम नहीं कह सकते कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ये केसेस तो होते ही हैं, साथ में एक केस सिर्फ यही नहीं होते। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मान लो ये कार ही है, एक कार है, ठीक है, एक कार है और ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसे मतलब एक टर्न ले रही रेडियस पे, इस पॉइंट के अबाउट ये टर्न ले रही, तो और इसकी स्पीड सेम है, मतलब जिस स्पीड से मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न ले रही, तो हो क्या रहा है बच्चों, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैंने पहले ही बताया था कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज करो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी तब भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। मैं अभी इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अगर मैं इसको चेंज करके 20 किलोमीटर पर आवर की सेम स्पीड से इस डायरेक्शन में चला जाने लगूँ, तो देखो स्पीड तो सेम रही लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी भी चेंज हो गई, तो उस केस में एक्सेलरेशन तब भी हो जाएगा। तो देखो इन सर्कुलर मोशन क्या होता है कि ये अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, उस तरीके से हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन तो तब भी है, ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिना स्पीड चेंज करे भी एक्सेलरेशन लाया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा? यूनिफॉर्म, सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, मैं एग्री नहीं करता हूं। और क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बिना स्पीड चेंज करे भी एक्सेलरेशन मिल रहा है। बात समझिए, इसको देख लो एक बार, देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, कॉन्सेप्ट क्लियर करा कि नहीं करा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बच्चों इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी थ्योरी समझ लेते हैं। अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन गोइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 मीटर्स। What is the path of the packet as seen from the plane? What is the path as seen from the ground? If someone asks what is the actual path, what will you answer? ये क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या कह रहा है कि भैया एक प्लेन जा रहा है, ठीक है, एक प्लेन जा रहा है और उससे एक फूड पैकेट, एक क्या कर रहे हैं हम लोग, फूड पैकेट है। ये क्या हो गया, इंक खत्म हो गई क्या इसकी? अब डिजिटल बोर्ड में भी इंक खत्म होने लग रही है क्या? रुक जाओ थोड़ी देर, अटक गया है बोर्ड, ये ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकता है बोर्ड हम लोग की तरह। क्या कह रहा है कि एक प्लेन है, उससे एक फूड पैकेट ड्रॉप करा गया। अरे क्या हो गया भाई? रुक जाओ एक मिनट, इसको कर लेने दो जो ये कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ, तब तक इसको रिफ्रेश होने दो। क्या है? हाँ चलने लगा, बहुत सही। अब देखो क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा इवेंट हुआ, मैं और आप समझ नहीं पाए क्या हुआ। यहाँ पर क्या है, इसमें एक बोर्ड में ऑप्शन होता है मल्टी पॉइंट टच। मल्टी पॉइंट टच का मतलब होता है कि मैं 2 हाथों से भी, मतलब 2 पॉइंट को रखूँगा तब भी वो चलेगा। मैंने उसको ऑफ कर रखा है क्योंकि कई बार होता है पढ़ाते वक्त हाथ टच हो जाता है तो रुक जाता है। यहाँ पर मक्खी बैठी थी, अब वो ऑलरेडी उसको टच कर रही थी। वाह, समझ रहे हो कि नहीं? मैंने जैसे उसको उड़ाया चलने लगा। वाह, देखा, मक्खी रोक रखी थी इसको। चलो फिर से देखते हैं। क्या है, एक प्लेन है,
प्लेन से, ये कैसा प्लेन है, जैसा भी प्लेन है, प्लेन जा रहा है कितनी ऊंचाई पर है, 100 मीटर की ऊंचाई पर। ये सिर्फ एक रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। रिडंडेंट मतलब इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। प्लेन उड़ रहा है ऊपर, बस इतना ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वांटिटेटिव चीज़ें नहीं पूछी है कि वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, वो कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि एक पैकेट, फूड पैकेट ड्रॉप करा जा रहा है, फूड पैकेट ड्रॉप करा, एक ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है, वो देख रहा है। तो ये बताओ कि इस फूड पैकेट का पाथ प्लेन को कैसा दिखेगा, प्लेन में जो मान लो पायलट बैठा है उसको कैसा दिखेगा, और ये जो बंदा नीचे ग्राउंड पे खड़ा है उसको कैसा दिखेगा। तो बच्चों पहले हम पैकेट के पाथ को ही समझते हैं, प्लेन को छोड़ो। मान लो प्लेन की एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, बिल्कुल होगी। इस पैकेट पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा। जिस इंस्टेंस पर ये बैग, जिस क्षण ये बैग प्लेन से ड्रॉप करा जाएगा, याद रखना ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि क्योंकि आप एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, तो जितनी वेलोसिटी प्लेन की थी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही बनी रहेगी कि नहीं। याद होगा, बिल्कुल सर बनी रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जिस वेलोसिटी से मैंने ऐसे छोड़ दिया पैकेट, देखो ध्यान से समझना, ये प्लेन, ये मान लो फूड का पैकेट है, ये प्लेन है ऊपर, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे छोड़ दिया, तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, आपको आंसर मिल भी गया होगा अभी कि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, कोई फोर्स ही नहीं लग रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो तो एक वेलोसिटी से जा रहा है, उसने छोड़ दिया। तो इस पैकेट की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने की वजह से इस फूड पैकेट पर एक और वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी। जनरेट हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे बिल्कुल जनरेट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन उसको नीचे खींचेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होती रहेगी क्योंकि यू आगे भी बढ़ रहा है। तो देखो जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसको इसका पाथ कैसा दिखेगा, उसको इसका पाथ ऐसा दिखेगा, पैराबोलिक टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। कह दोगे सर बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि देखो ये लगभग प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा आंसर आ रहा है कि नहीं। दो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, और ये हर इंस्टेंस पे चेंज हो रहा है क्योंकि पैकेट आगे भी तो बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो पैराबोलिक पाथ दिखेगा किसको, इस बंदे को जो ग्राउंड पे खड़ा है। लेकिन अब यहीं पर उस पायलट की बात करते हैं। भैया ये पायलट के लिए तो इसका रिलेटिव मोशन एक्स डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, ये बंदा रुका हुआ है ग्राउंड पे, तो इसको यू भी दिख रही है और वी भी दिख रही है। लेकिन जो पायलट है उसको यू नहीं दिख रही है, यू यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दिख रही। क्यों, क्योंकि पैकेट जब ड्रॉप करा तो जितनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है उतनी ही वेलोसिटी से प्लेन भी आगे बढ़ रहा है, तो उसको रिलेटिव मोशन एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, जीरो। ना पैकेट आगे जाता दिखेगा ना पीछे जाता, वो सेम वेलोसिटी से आगे साथ में चलता हुआ दिखेगा। तो यानी वो तो उसको एक्स डायरेक्शन में तो उसको कोई मूवमेंट दिखेगा ही नहीं। कौन सा मूवमेंट दिखेगा, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वेलोसिटी v है सिर्फ वो दिखेगी। तो यानी कि ये पैकेट, जो पायलट यहाँ पर है उसको एक पैकेट वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बात समझ गए कि नहीं। इस बंदे को जो पायलट है उसको क्या दिखेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर रहा है, वर्टिकल ऐसे। लेकिन जो ये वाला ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसको ये पैराबोलिक बात दिखेगा। बात समझे कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दूँ, प्लेन पर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए आंसर है स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेप पूछ रहा है ना, व्हाट इज द पाथ, स्ट्रेट लाइन। और जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा पैराबोलिक, यही आंसर है। अब एक और क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट इज द एक्चुअल पाथ। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्चुअल पाथ बताओ तो आंसर यहां पर क्या होगा, नो डिफाइंड, नो डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल पाथ, नो डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल पाथ। कह दोगे सर क्यों, क्या कोई एक्चुअल पाथ ही नहीं। बच्चों यही तो बात है, मैंने अभी आपको जब मोशन पढ़ा रहा था कि मोशन में हर चीज़ रिलेटिव होती है, दोनों ही एक्चुअल पाथ है। अगर आप पायलट की जगह पे बैठे हो और आप मोशन के एनालिसिस पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो या उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेन में बैठा है, तो उसके लिए पैराबोलिक पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही आपका एक्चुअल पाथ होगा। और अगर कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा हुआ है वो इसके मोशन को एनालाइज कर रहा है तो उसके लिए पैराबोलिक पाथ
जो होगा वो एक्चुअल पाथ होगा। तो दोनों ही एक्चुअल पाथ हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन को। बात समझ रहे हो? तो कोई पर्टिकुलर एक ऐसा पाथ नहीं है कि मैं स्ट्रिक्टली बोल दूं कि स्ट्रेट लाइन पाथ ही जो है वो एक्चुअल पाथ है, ऐसा नहीं। वो दोनों ही मोशन कर रही है, ध्यान समझना, वो वर्टिकल मोशन भी कर रही है और ऐसा पैराबोलिक मोशन भी कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम देख कहां से रहे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा था। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, जब हम लोग अभी को एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब। जट से कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। गिव एग्जांपल्स वेयर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट 0। पार्ट बी क्या है, द वेलोसिटी इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। पार्ट सी क्या है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है बच्चों, ये आपको ध्यान भी होगा, आंसर भी आप दे ले जाओगे। पहला पार्ट क्या है, पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट 0। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि अगर किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाए, वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी इस पे जी लग रहा होगा कि नहीं? कह दो कि हाँ सर बिल्कुल लग रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। बॉल थ्रोन नहीं, इसका आंसर ऐसे लिखो, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, या वर्टिकली अपवर्ड्स लिख लेना, ठीक है। ऊपर फेंकोगे तो फाइनल पॉइंट पे, जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी जी, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, नीचे की तरफ होगा। तो पहला आंसर आपने दे लिया। दूसरा आंसर भी यही आंसर है। ऐसा मोशन बताओ जिसमें वेलोसिटी इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो इसी बॉल का एग्जाम्पल ले लो, जब आप इसको फेंकोगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी तो इसकी ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा इस पर क्या लग रहा है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब इस आपके हाथ को इसने छोड़ दिया है तो हवा में इसमें वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन g है। तो ये क्या है, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। इसका एग्जांपल ये दे सकते हो, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, है कि नहीं? और सी वाला क्या कह रहा है, पार्ट सी कह रहा है कि द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। इसका आंसर तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये केस आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ही दिखने को मिलता है। और भी मोशंस ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, ऐसा और भी केसेस हो सकते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में भी आपको दिख सकता है कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं कि फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो तो इस डायरेक्शन में होगी अगर इस डायरेक्शन में फेंका गया है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। और इस केस में हाईएस्ट पॉइंट मान लो ए है, उस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है। देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। और कहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में, हर जगह नहीं, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट, पूरा स्पेसिफिक आंसर दिया करो, ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट। ये टीचर पे मत छोड़ देना कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, पता लगाओ कहां पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये देख लो एक बार, अच्छा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ कार इज प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल पेट्रोल पुट इनटू द इंजन। बात समझे कि भैया कह रहा है कि जो स्पीड है कार की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ पेट्रोल के। ऑब्वियस ही बात है कि जितना पेट्रोल होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ठीक। इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट अ कार विदाउट पुटिंग मोर पेट्रोल और लेस पेट्रोल इनटू द इंजन। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बात बताओ, यहाँ बात हो रही है स्पीड की, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, इसकी बात हो रही है। अभी मैंने कोई एक क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी से। स्पीड एक अलग क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक अलग क्वांटिटी है। तो एक बात बताओ, अगर कोई कार सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, ये जो कार है ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है,
सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसे इधर जा रही है मान लो, ठीक है, इधर जा रही है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सेम स्पीड मान लो बना के रखी इसने 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन है वहाँ पर, एक्सेलरेशन है विथआउट चेंज इन स्पीड, विथआउट चेंज इन स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, विथआउट चेंज इन स्पीड। तो हमें जब स्पीड चेंज ही नहीं करनी पड़ रही है एक्सेलरेशन के लिए, तो इस केस में हमको पेट्रोल डालने की या निकालने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डालना पड़ता पेट्रोल, स्पीड घटाने के लिए निकालना पड़ता पेट्रोल, लेकिन जब हमको एक्सेलरेशन बिना स्पीड चेंज करे मिला जा रहा है तो हम ऐसा क्यों करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो सर्कुलर मोशन, कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, ऐसे भी लिख सकते हो सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन, वी विल गेट द एक्सेलरेशन विथआउट चेंज इन स्पीड, दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू पुट एडिशनल पेट्रोल और लेस पेट्रोल इनटू द इंजन। देखा कितना अच्छा एग्जांपल, क्योंकि यहाँ बात स्पीड की हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का स्पीड से कोई लेना देना नहीं, उसका लेना देना किससे है, कार की वेलोसिटी से, जो कि डायरेक्शन चेंज करने से भी चेंज हो सकती है। वाह, देखा, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बच्चों लास्ट और देख लो, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस में देखा जाता है, मतलब आप लोग इसको ऑब्जर्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, अ मैन रनिंग ऑन द रोड कीप्स हिज अम्ब्रेला टिल्टेड, बट अ मैन स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट कीप्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, बट बोथ ऑफ देम कीप देयर अम्ब्रेला वर्टिकल टू अवॉइड द वर्टिकल सन रेज, एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मान लो वर्टिकली रेन गिर रही है, ठीक है, बारिश हो रही है। अब जो बंदा रुका हुआ है वो तो वर्टिकल छाता पकड़े रहता है, जो दौड़ रहा है या चल रहा है वो थोड़ा टिल्ट कर देता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चाहे बंदा रुका हो या चल रहा हो, अगर सनरेज है तो वो छाता वर्टिकल ही रखता है, उसको वो चेंज उस केस में टिल्ट नहीं करता अगर उसको सनरेज से बचना हो। तो ऐसा कैसे हो जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। स्पीड ऑफ रेन with respect to man can be changed based on, भाई जिस डायरेक्शन में रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आएगी उसी डायरेक्शन में तो छाता हम होल्ड करते हैं कि VRM। याद करो जब हम लोग मैन रेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उस केस में यही तो होता था कि अगर रेन की वेलोसिटी ये है और आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है VR, तो VRM हम लोग कहते थे इस डायरेक्शन में है तो छाता उसको इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। और ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि आदमी रुका हुआ है कि चल रहा है, ठीक। तो स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन मोशन ऑफ मैन। बिल्कुल सही बात है कि अगर आदमी रुका हुआ है तो VRM की वैल्यू जो होगी वो वर्टिकल ही होगी, तो उस केस में हमें छाता वर्टिकल रखना है। चलने लगेगा तो ये चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। लेकिन सनलाइट के केस में बच्चों क्या होता है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर खैर आंसर इसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ज़्यादा अच्छा दे सकती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कोई रिलेटिव क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ स्पीड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या, चलो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डजंट चेंज, या स्पीड मत लिखो बच्चों, पता है क्यों, स्पीड हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर वेक्टर लिखो, वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर लेना है हमें, डायरेक्शन की बात करनी है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ पर भी बात कर लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट डजंट चेंज मच। अब यहाँ कायदे से तो लिखना चाहिए चेंज ही नहीं होती है। आप खुद सोचो, एक आप बंदे हो, आप खड़े हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कितनी वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा चलोगे, 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 100, 200, 2000। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कितनी तेज है, इससे ज़्यादा तो कोई तेज़ अभी तक ढूंढी नहीं गई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन या वेलोसिटी ऑफ सनलाइट विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे तो क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आएगा लाखों करोड़ों में, वो होगी 2 डिजिट नंबर। तो कहाँ ज़्यादा चेंज होगी, बात समझ रहे हो। तो जो वर्टिकल दिख रही तो हर जगह से वर्टिकल ही दिखने वाली है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुई, कुछ चेंज नहीं आया। ये तो वही बात हो गई कि 1 करोड़ में 0.000001 आप माइनस कर दो, बात समझ गई कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डजंट चेंज मच विथ मोशन ऑफ मैन,
बात समझे। बाकी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे 11th-12th की, तो उसके बाद ये एडिशनल टॉपिक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, नैनो साइंसेस, इनको भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ेंगे सिर्फ, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों की सब कुछ एग्जाम के लिए पढ़ा जाए। हम लोगों ने बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन लगभग सारे सॉल्व कर लिए, जो क्वेश्चन छूटे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, उनको देख लेना। ठीक, इसका आंसर भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।